मित्रों नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास हमने चल रहा था और हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के स्रोत, यानी कि हिंदी साहित्य में कहाँ से क्या क्या लिया गया है, उन चीज़ों को आज हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको संपर्क करना है तो नागर सर 9929261623 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अगर हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए, उनकी प्राइस भी आपको बता दी जाएगी, तो इन पर व्हाट्सएप आप करें तो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। ठीक है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ऐप के ऊपर जाकर के, ऐप का नाम है कोटा ऑनलाइन क्लासेज, प्ले स्टोर पर जाकर के वहाँ पर स्पेशल सेकंड ग्रेड, स्पेशल फर्स्ट ग्रेड का कोर्स वहाँ पर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और पहली क्लास है ये। इसमें हिंदी साहित्य के स्रोत की पहली क्लास है। वैसे तो 6 नंबर की क्लास है, आपको पता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हिंदी साहित्य के स्रोत, हिंदी साहित्य के स्रोत, हिंदी साहित्य के स्रोत क्या क्या रहे हैं, इनको अच्छे से आज हम देखने वाले हैं। ये क्लास कम से कम 1-2 क्लास में खत्म होगी। तो सबसे पहले बात हम लोग जो करने वाले हैं वो है हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत से क्या मतलब होता है। ये चीज सबसे पहले जान लीजिए। हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत का क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत का क्या तात्पर्य है, सबसे मेन बात ये है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका तात्पर्य क्या है। तो लिखिए इसमें इसका तात्पर्य क्या है। इतिहास लेखन से पूर्व की, इतिहास लेखन से पूर्व की, इतिहास लेखन से पूर्व की वे रचनाएं जिनसे कवियों, वे रचनाएं जिनसे कवियों, वे रचनाएं जिनसे कवियों, लेखकों एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिनसे कवियों, लेखकों एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। यह है भाई स्रोत से मतलब। इतिहास लेखन से पूर्व की वे रचनाएं, मतलब इतिहास जब लिखा गया उससे पहले की जितनी भी रचनाएं, पूर्व से पहले की रचनाएं जिनसे कवियों, लेखकों एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो इसे हम कहेंगे इतिहास लेखन के स्रोत, या हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत हम इसे कह सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ और आपको लिखवा रहा हूँ। बहुत प्यारे तरीके से आप लिखिए और मैं गारंटी देता हूँ साथियों, इनसे बेस्ट क्लासेस हिंदी साहित्य की आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ हमेशा। चलिए अब सबसे पहले हम लिखते हैं इतिहास लेखन के स्रोत में जो सबसे पहली मुख्य बात है वो कौन सा है। इतिहास लेखन का सबसे पहला स्रोत वो है वार्ता ग्रंथ। सबसे नंबर 1 क्या है, वार्ता ग्रंथ। आप सबको पता है 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, ये सबको पता है, ये वार्ता ग्रंथों में आते हैं। तो इतिहास लेखन में जो वार्ता ग्रंथ हैं वो 2 है। ठीक है, तो 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिखिए आप 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, वैष्णव की वार्ता। अब इसके बारे में लिख लेते हैं 84 वैष्णव की वार्ता। ये आपको पता है ये रचना है, वार्ता ग्रंथों में आती है। तो इसका जो रचनाकार है वो कौन है, इसका जो रचनाकार है उसको भी लिख लीजिए। इसका रचनाकार कौन है, रचनाकार
तो रचनाकार कौन है? रचनाकार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कौन है? गोकुलनाथ। क्या नाम है इसका? गोकुलनाथ। इस रचनाकार के बाद में इसका रचना काल क्या रहा है? इसके रचना काल को भी लिख लीजिए। इसका जो रचना काल है साथियों वो है विक्रम संवत 1625। साथियों अगर आपको ये सन में निकालना है, ईस्वी में निकालना है, तो इसमें 57 क्या कर देंगे हम लोग? कम कर देते हैं। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, ठीक है। फिर आगे लिखिए। अब इसमें सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बात क्या है वो लिखने वाली तो ये है, इसमें वल्लभाचार्य, इसमें किसमें? 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन परिचय है। 84 शिष्यों का जीवन परिचय दिया हुआ है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक है। तो 84 वैष्णव की वार्ता, इसका रचना काल क्या है और गोकुलनाथ ने लिखी है। और इसमें जो है 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन परिचय दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी रचना यहाँ पर आती है, और दूसरी रचना कौन सी है? 252 वैष्णव की वार्ता। क्या नाम है? 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दूसरा वार्ता ग्रंथ है। तो 252 वैष्णव की वार्ता, इसका जो रचनाकार तो दोनों का सेम ही है। इसका रचनाकार भी कौन है? गोकुलनाथ ही है साथियों, गोकुलनाथ ही है इसका रचनाकार भी। और इसका जो रचना काल क्या रहा है? इसका जो रचना काल रहा है वो भी सेम ही रहा है, विक्रम संवत 1625। इसका रचना काल भी सेम ही रहा है साथियों। इसमें क्या बताया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, इसमें क्या बात कही गई है वो आपको लिखना है। इसमें किसमें? 252 वैष्णव की वार्ता में। इसमें विट्ठलनाथ जी के, देखो उसमें तो वल्लभाचार्य जी के, किसमें? 84 वैष्णव की वार्ता में तो वल्लभाचार्य जी के शिष्यों के जीवन परिचय को दिया है, लेकिन 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का जीवन परिचय। विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का, विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का, कितने शिष्य थे? शिष्यों का, यहां लिख लो, विट्ठलनाथ जी के 252, विट्ठलनाथ जी के 252 शिष्यों का जीवन परिचय दिया हुआ है। जीवन परिचय दिया हुआ है। इसमें विट्ठलनाथ जी के शिष्यों 252 शिष्यों का क्या है? जीवन परिचय दिया हुआ है। अब इसके आगे इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है साथियों, वो भी आप इसमें नोट कीजिएगा। यह है, यह परिचय दोनों में, यह परिचय दोनों रचनाओं में गद्य में दिया हुआ है। गद्य में दिया हुआ है, यानी कि सबसे मुख्य बात यह है कि जो भी जीवन परिचय इनके शिष्यों का दिया हुआ है ये गद्य में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो गद्य में ही जीवन परिचय दिया हुआ है साथियों, ठीक है भाई। कर लोगे यहां तक तो कोई समस्या मुझे लग नहीं रही, कोई समस्या होगी। आगे लिखिए। अष्टछाप के कवियों के बारे में जानकारी, अष्टछाप के कवियों के बारे में जानकारी भी इन दो रचनाओं में मिलती हैं। इन दो रचनाओं में मिलती है। अब इसकी भाषा क्या रही है? इसकी भाषा भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा,
याद रख लेना इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा रही है भाई। तो ध्यान रखना इन दोनों की जो भाषा है वो क्या रही है, ब्रज भाषा रही है, ब्रज भाषा रही है। तो ये वार्ता ग्रंथ थे, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास के जो स्रोत हैं, जहां जहां से भी लिया गया है। हिंदी साहित्य लिखने के पहले जो भी ग्रंथ रहे हैं वो इसके स्रोत माने जाते हैं, जो भी रचनाएं रही है वो हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत में गिनी जाती हैं। और क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही है उन सभी को मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखाने वाला हूँ। बस आप इसी तरह से प्यार और मोहब्बत देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, ठीक है। कृपा बनाए रखे, कहने का मतलब ये है। लिख लिया होगा यहां तक। आगे बढ़ते हैं, यहां पर दूसरी रचना आती है हमारी भक्तमाल। दूसरी रचना कौन सी है, भक्तमाल। चलिए लिखिए, दूसरी रचना भक्तमाल। भक्तमाल, भक्तमाल के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है। मेरे को जहां तक पता है इसकी रचनाकार, रचनाकार कौन है, नाभादास। नाभादास, इसके रचनाकार कौन है, नाभादास है, ठीक है। और रचना काल, इसका जो रचना काल रहा है वो क्या है, रचना काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जो इसका रचना काल रहा है विक्रम संवत 1642। क्या रहा है, विक्रम संवत 1642 रहा है भाई, विक्रम संवत 1642, ये याद कर लेना। इसका जो रचना काल है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार विक्रम संवत 1642 रहा है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना वो मैं आपको लिखा रहा हूं इसमें। इसके बाद तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हो गया, ठीक है। और इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी लिख लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो इसका समय रहा है वो विक्रम संवत 1642 ही रहा है, लेकिन पीछे या बाद में हो सकता है, पीछे या बाद में हो सकता है भाई, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भी लिख लो, इसका जो समय है तीसरे नंबर पर, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका समय क्या रहा है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो इसका समय रहा है वो रहा है 1596 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद में और लिख लो, महावीर सिंह गहलोत के अनुसार, ठीक है, लिखो चौथे नंबर पर महावीर सिंह गहलोत के अनुसार, महावीर सिंह गहलोत के अनुसार इसका जो समय रहा है वो क्या रहा है, 1658 ईस्वी। महावीर सिंह गहलोत के अनुसार इसका समय है 1658 ईस्वी। साथियों ऐसा पूछा जा सकता है कि भक्तमाल का जो समय है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या रहा, तो आप लोग अगर संवत को जो है ना ईस्वी में बदलोगे तो 57 कम कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या मुझे लगती नहीं है आपको होगी। बहुत सिंपल सी चीजें हैं साथियों, ये समझाने की कोई इनमें जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ने की है। बार बार रिवाइज करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। देखो मेरे को जो है ना बहुत सीरियसली मैं पढ़ाने वाला आदमी हूँ, ऐसे नहीं है कि लाभ पर छापर बातें ऐसे वो मेरे को नहीं आती है। वो सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ, वो सिंपल तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर लिखने की कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैटर आप लोगों को पता हो, और वही सक्सेस होता है साथियों, ठीक है, जिसके पास मैटर होता है। आगे बात करते हैं इसी क्रम में, आगे है इसको लिखते जाइए। इस रचना में 200 भक्त कवियों का परिचय, 200 भक्त कवियों का परिचय, 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पे छंदों में दिया गया है। 316 छप्पे छंदों में
दिया गया है। किसमें? भक्तमाल में, जो नाभादास की रचना है उसके अंतर्गत। फिर इसमें आगे लिखिए, तुलसी का परिचय। तुलसी का परिचय सबसे पहले इसी रचना से हमें प्राप्त होता है। तुलसी का परिचय सबसे पहले हमें इसी रचना से प्राप्त होता है। इसी रचना से प्राप्त होता है। जो तुलसी का परिचय है सबसे पहले हमें इसी रचना से क्या होता है? प्राप्त होता है। देखो, सबसे मेन जो बातें है ना वो यही है। और ये अगर हमें पता है ना, किसी भी रचना के बारे में अगर हमें पता है ना, तो फिर ये सोच लो वहां से क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हो हिंदी से, या पीजीटी टीजीटी की, मतलब कहीं से भी हिंदी की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वरिष्ठ अध्यापक, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। पूरे वर्ल्ड में आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो और हिंदी साहित्य का इतिहास वहां से आता है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। बस आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, बस ये सबसे मेन चीज है। ठीक है, चलिए लिखिए आगे। तुलसी को विशेष आदर देते हुए नाभादास ने विशेष आदर देते हुए नाभादास ने अपने इस ग्रंथ का सुमेरु कहा है। यानी कि तुलसीदास को बहुत आदर दिया और तुलसी को विशेष आदर देते हुए जो है नाभादास ने अपने इस ग्रंथ का क्या बोला? इनको सुमेरु कहा है। साथियों, क्या कहा है? सुमेरु कहा है। बहुत जबरदस्त बात है यार। ठीक है, अब स्तोत्र में तीसरी रचना अपनी जो आती है वो है मूल गोसाई चरित्र। क्या नाम है? मूल गोसाई चरित्र, या चरित्र कह दो, एक ही बात है। मूल गोसाई चरित्र लिख लो, चरित्र लिख लो यार। मूल गोसाई चरित्र ये तीसरा स्रोत है हिंदी साहित्य के इतिहास में। और इसमें लिखते हैं, इसका जो रचनाकार हैं वो कौन है? बेनी माधव। तुलसीदास के शिष्य थे, ये तुलसी के शिष्य थे। बेनी माधव दास तुलसी के शिष्य लिख लो, ऐसे लिख लो यहां पर, तुलसी के शिष्य। ठीक है ना, तुलसी के शिष्य। इसके बाद में रचना काल क्या रहा है? इसका जो रचना काल क्या रहा है वो भी लिख लो। विक्रम संवत 1687। क्या रहा है रचना काल? विक्रम संवत 1687 इसका रचना काल रहा है। लिखते हैं, इसमें दोहा, चौपाई, त्राटक छंदों, दोहा, चौपाई, त्राटक छंदों में तुलसी का जीवन चरित्र वर्णित है। तुलसी का जीवन चरित्र कह दो या चरित्र कह दो यार, एक ही बात है, क्यों कंफ्यूज होते? वर्णित है। ठीक है, तुलसी का जीवन चरित्र क्या है? वर्णित है। इसमें लिख लोगे, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, आप लोगों को कर लोगे ना? ठीक है। इसके बाद में इसी के अंदर लिखते हैं, अगला जो है भक्त नामावली। अगली रचना कौन सी है? भक्त नामावली। तीसरे के बाद में चौथे नंबर पर लिखते हैं भक्त नामावली। इसका जो रचनाकार है
इसका रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार है ध्रुव दास। क्या नाम है? ध्रुव दास। इसका रचनाकार है ध्रुव दास। और रचना काल, इसका जो रचना काल, इसका जो रचना काल है, इसका जो रचना काल है वो है विक्रम संवत 1698। 1698 विक्रम संवत 1698 इसका रचना काल रहा है। किसका? भक्त नामावली का। इसमें लिखिए, भक्त नामावली में लिखिए, इसमें यानी कि किसमें? भक्त नामावली में, भक्त इस रचना में, ऐसे लिख लो, इस रचना में 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया हुआ। इस रचना में 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया हुआ है। 116 भक्त कवियों का इसमें जीवन परिचय दिया हुआ है भैया। ये चीज आपको भक्त नामावली में याद रखना है। तो स्रोत में हम लोगों ने चौथे नंबर का जो इतिहास स्रोत है हिंदी साहित्य का वो लिखा। इसके बाद में लिखिए 5वें नंबर पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कविमाला। कविमाला, कविमाला जो है इसका रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार, कविमाला का जो रचनाकार है वो तुलसी है। क्या नाम है? तुलसी। यानी कि ये तुलसीदास नहीं है, ये तुलसी है, तुलसीदास नहीं है। यहां लिख देता हूं, तुलसीदास नहीं। ठीक है, तुलसी नाम है जो तुलसीदास नहीं है। इसके बाद में इसमें लिखिए इसका रचना काल, इसका जो रचना काल रहा है वो क्या रहा है? विक्रम संवत 1712। क्या रहा है? विक्रम संवत 1712 इसका रचना काल रहा है। इसमें लिखिए, इसमें यानी कि कविमाला में 74 कवियों की कविताओं का संग्रह है। 74 कवियों की कविताओं का संग्रह किया हुआ है। 74 कवियों की कविताओं का इसमें संग्रह किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में छठे नंबर पर आती है अगली रचना। छठे नंबर की जो रचना है वो है कालिदास हजारा। क्या नाम है? इसको नीचे ले लेता हूं थोड़ा सा, आप लिख भी रहे होंगे। कालिदास हजारा, कालिदास हजारा, कालिदास हजारा। चलिए इसमें लिखिए इसका जो रचनाकार है, इसका रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी। क्या नाम है? त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी। और रचना काल क्या रहा है इसका? इसका जो रचना काल रहा है विक्रम संवत 1775। क्या रहा है? विक्रम संवत 1775 इसका रचना काल रहा है। इसमें लिखिए, इसमें किसमें? कालिदास हजारा जो रचना, इसमें 212 कवियों, इसमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है। 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संग्रह है। ठीक है, यहां तक तो आप कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आगे लिखते हैं इसी क्रम में कुछ कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय भी दिया हुआ है। कुछ कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय भी दिया गया है। कुछ कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय भी इसमें
दिया गया है साथियों, तो ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। इसके बाद में लिखिए इसके अनुसार या इसके आधार पर, ऐसे लिख लो, इसके आधार पर लिख लो, इसके आधार पर ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। इसके आधार पर, किसके आधार पर? कालिदास हजारा। इंपॉर्टेंट बात है, इसको यहां पर नोट लगा के लिख लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इसके आधार पर ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। शिव सिंह सरोज लिखा। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पूछी भी जा सकती है अगर हार्ड पेपर। देखो आजकल जो है ना क्वेश्चन बहुत घुमा करके पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे अब अगली रचना, छठे नंबर के बाद में 7वें नंबर पर जो रचना आती है उसे लिखिए सतकवि गिरा विलास। 7वें नंबर की रचना लिखिए सतकवि गिरा विलास। सतकवि गिरा विलास हिंदी साहित्य के स्रोत में चल रहे हैं, सतकवि गिरा विलास लिखो। इसका जो रचनाकार है वो है बलदेव। क्या नाम है? बलदेव। इसका जो रचना काल है वो है विक्रम संवत 1803। क्या नाम? विक्रम संवत 1803। चलिए इसमें लिखिए, अब इसमें लिखते हैं, इसमें 17 कवियों की रचनाओं का परिचय है। इसमें 17 कवियों की रचनाओं का परिचय है। इसमें 17 कवियों की रचनाओं का क्या है? परिचय दिया हुआ है। फिर आगे लिखिए इनमें मुख्य हैं, कौन कौन मुख्य हैं इसमें? केशवदास चिंतामणि मतीराम, केशवदास चिंतामणि, रीतिकाल के कवि मतीराम, ठीक है ना, बिहारी, ये सब रीतिकाल के कवि हैं आदि। ये इन्होंने मुख्य रूप से जो है सतकवि गिरा विलास में इन कवियों के बारे में थोड़ा सा ज्यादातर 17 कवियों की बात कहिए भैया, आसान काम नहीं है। 17 कवियों की रचनाओं के बारे में कुछ ना कुछ इन्होंने बताया है, परिचय दिया है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7वें नंबर का। 8वें नंबर पर हम लोग बात करते हैं और वो है कवि नामावली। क्या नाम है? कवि नामावली। तो 8वें नंबर का जो स्रोत है हिंदी साहित्य के इतिहास का वो है कवि नामावली। इसमें लिखिए इसका जो रचनाकार है वो है सुदन। क्या नाम है? सुदन। और इसका जो रचनाकाल है वो है विक्रम संवत 1810। क्या है? विक्रम संवत 1810। इसमें बढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में इस रचना में सुदन ने 10 कवियों का नामों उल्लेख कर उसे प्रणाम किया। इस रचना में सुदन ने 10 कवियों का नामोल्लेख कर उन्हें प्रणाम किया है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। कितने कवियों का? 10 कवियों का कवि नामावली रचना है और उसमें सुदन ने जो है 10 कवियों की बात हमसे कही है भाई साहब। ठीक है,
आगे बात करते हैं। आगे अगली रचना जो आती है कवि नामावली के बाद में, वो है 9वें नंबर की रचना है विद्वान मोद तरंगिणी। क्या नाम है? विद्वान मोद तरंगिणी। विद्वान मोद तरंगिणी, ये नाम है साहब इसका। इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो रचनाकार है वो है सुब्बा सिंह। क्या नाम है? सुब्बा सिंह। इसके जो रचनाकार है वो है सुब्बा सिंह। और रचना काल, इसका जो रचना काल है वो है विक्रम संवत 1874। क्या रहा है? 1874 इसका रचना काल रहा है। अब इसमें मुख्य बातें क्या है वो आप लिख लीजिए। इसमें 46 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इसमें 46 कवियों की कविताओं का संग्रह है। लिख लिया यहां तक? इस रचना में षड ऋतु मतलब 60 प्लस ऋतु, 60 प्लस ऋतु का वर्णन एवं द्युति वर्णन एवं नखशिख वर्णन भी मिलता है। नखशिख वर्णन भी मिलता है। तो ये थी साथियों, कितनी हो गई? 9 रचनाएं इसमें हो चुकी है। और इसके बाद में जो अगला स्त्रोत है, अगली रचनाएं हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अभी और भी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्त्रोत में और भी रचनाएं हैं जिनको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद।